पिछले क्लास में हम लोग रोटेशनल क्या जितना भी रिलेटेड थ्योरी हो सकता है ऐसा पढ़े, पर हम लोग क्वेश्चन कम कर पाए, बल्कि थियोरेटिकल ज़्यादा थी कि कब डेट जीरो होगा, कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे। क्वेश्चन ये भी किए कि आर वेक्टर दिया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्म में, और फोर्स दिया है वेक्टरिक फॉर्म में, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में। फार्मूला यूज करते हैं, अब वो वाला एप्लीकेशन यूज करते हैं, फार्मूला वाला तो हो गया, तो कहीं पे भी आर क्रॉस सेव करेंगे या फिर किसी और के रिस्पेक्ट में किसी और का पोजीशन निकालने के लिए हमें r1 - r2 करना होगा, डेल्टा r। तो वो तो क्वेश्चन भी कर लिए थे, उसे में कहा था कि वो प्योर मैथ्स है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं है। जो आएगा रिजल्ट आया भी था, लेकिन फिजिक्स को मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं। जब हम लोग केवल कैलकुलेट करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, इक्वेशंस आते हैं, तो मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो मैथमेटिकल एक फिजिक्स होता है, स्टैटिस्टिकल। और दूसरा एक होता है जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं, रियलाइज करते हैं। तो रियलाइज वाला करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, find tension in each string shown in figure. लेंथ L है, मास M है, रॉड है, और इसमें आपको निकालना है कि कितना टेंशन होगा। दूसरा है ये, फिर से वही लेंथ L है और मास M है, और यहाँ से L/4। सेम है, लेंथ है। तीसरा ये और ज्यादा मोस्ट जनरल केस देता कि रॉड को भी मैं थीटा एंगल पे कर देता, इनको अल्फा बीटा पे कर देता, वो भी होता। तो लेकिन मैं देता हूँ कि जब हम लोग सीख रहे होंगे, सबसे आसान से सबसे कठिन की तरफ जा रहा हूँ मैं। इसको बिना पेन चलाए बता सकते हैं क्या ये? हाँ? mg/2। इसमें तो पेन चलाना पड़ेगा। क्यों mg/2 ये? टॉर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी सिमेट्री है। तो सिमेट्री से कहा जाएगा कि जैसा ये है वैसा ये है, तो दोनों t ना, तो जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर 2t है, t है और t है। अच्छा, सिमेट्री इसलिए t है, ऐसा नहीं कि यहाँ की t है, ठीक है, यहाँ की t नहीं है।
तो क्योंकि सिमेट्री है तो ऊपर टी दो तो है, नीचे mg है, तो ट्रांसलेशनल तो हर जगह लगाना है। ऐसा कौन सा जगह जहां पर ट्रांसलेशनल नहीं लगेगा? सब जगह लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो जो a बराबर a या पैरेलल से इक्विलिब्रियम जो पढ़े वो तो सारा लगेगा ना, ये है। सो ऊपर t है, नीचे mg है, तो 2t बराबर mg, तो t आ गया। आंसर आ गया पहले वाले का। यदि आप इतना नहीं सोच पा रहे थे कि t है बल्कि t1 t2 मान लो, हालांकि जो इतना भी नहीं सोच पाता होगा कि t है वो t1 t2 मान के बहुत कुछ सोच के निकाल तो नहीं पाएगा तो फिर भी मैं मान लेता हूँ कि जनरल मान लेता हूँ t1 t2 तो भी आएगा, बात में आएगा कि दोनों बराबर है। ओके, और टॉर्क लेंगे तो बराबर आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब ये वाला हो गया ना, ये वाला हो गया सिमेट्री से t है ये, और आगे होगा नीचे mg है, तो जितना ऊपर उतना नीचे। हाउ मच ऊपर, हाउ मच नीचे, तो आंसर आ गया। लेकिन ये नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सिमेट्री नहीं है, इसलिए t1 है और ये t2 है। ये t1 है और ये t2 है क्योंकि सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री था तो अच्छा, यहाँ पे भी ये भी बताओ, यदि नॉन यूनिफॉर्म रॉड होता, नॉन यूनिफॉर्म, तो कभी ये टी नहीं होता। हाँ भाई, सिमेट्रिकल मान चलने के रॉड यूनिफॉर्म है तब ये बात हो रही है। देखिए ये पॉइंट ये भी ध्यान देना कि सब कुछ सिमेट्री है तब ये हुआ है। ऐसा नहीं है कि देखने में सिमेट्रिकल लग रहा है तो सिमेट्री है। एनीवे, सो अब ये t1 t2 हो गया, तो अब क्या ट्रांसलेशनल नहीं लगाओगे? जितना ऊपर उतना नीचे लगेगा, तो हर जगह लगेगा ना। तो बताओ कि हाउ मच ऊपर, t1 प्लस t2, और हाउ मच नीचे। तो पहला इक्वेशन होगा t1 प्लस t2 बराबर, पर इतने से आएगा नहीं ना, इतने से आएगा नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ना होगा। पिछला वाला आ गया था सिमेट्री से, तो करो तब करो, जल्दी करिए सभी लोग, पेन चलाइए अंत तक। और आता भी है तो क्या करना है? जल्दी करना है, जल्दी करने वाला तो प्रैक्टिस। t2 आएगा 2mg/3, t1 आएगा mg/3। अब आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऐसे क्या सीखने को मिलना है वो देखो। देखो तो पहले, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, और इससे पहले जो हम लोग पढ़ते आए इस चैप्टर से पहले हम लोग रोटेशनल वाला पॉइंट तो देख नहीं रहे थे, इसीलिए अच्छा मैं एलएलएम पढ़ाता हूँ, फ्रिक्शन पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे किताब वाले पॉइंट बना हैबिट बना देते हैं। तो पॉइंट तो यहाँ पे चलेगा नहीं, यहाँ पे डायमेंशनल बॉडी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का महत्व है, ज्योमेट्री का महत्व है, तो आप में तो आएगा। तो इसका मतलब अच्छा था कि हम लोग वहाँ पे शुरू से ही फोटो बनाते आ रहे थे, बढ़िया था, क्योंकि अब पॉइंट वाला चलेगा नहीं। अब आपका एक ये पॉइंट है, ये हम लोग ब्लॉक बना के आए, बेस बना के आए, पॉइंट पर बहुत सारे किताबों में पॉइंट मान के फुल एमजी नॉर्मल को दिखाए हैं, लेकिन वो हैबिट रहेगी तो रोटेशनल गायब आपका फिर तो एक तो ये है कि पॉइंट मास तब भी नहीं था, अभी नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग उसको पॉइंट मास करके फोर्स को पढ़ना चाह रहे थे और ट्रांसलेशनल मोशन को समझना चाह रहे थे, लेकिन था डायमेंशनल तब नहीं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एक बड़ा स्टेटमेंट आपके लिए, यदि ग्रेविटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट हो, तो सेंटर ऑफ मास पर ही mg दिखाते हैं। और यदि ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट ना हो, बहुत लंबा सा रॉड हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे mg दिखाते हैं। तो आपके कोर्स में ये वाला मिलेगा नहीं। अच्छा क्यों नहीं मिलता है ये वाला? क्योंकि हम लोग फिजिक्स और साइंस यूज के लिए पढ़ते हैं, तो इतना 60,000 किलोमीटर लंबा डंडा है तुम्हारे पास, यहाँ से लेके वहां तक। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा कोई चीज है कि इस तरह का बात होगा। हम लोग अपने रियल लाइफ में
और जितना दूर तक, जितने हाइट तक, जितना डायमेंशन तक हमारी चीजें हैं, वहां पर हम जी कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ पे mg लगाओगे? कहीं पे भी, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स वाला हो, उसमें रॉड हो, चाहे कहीं पे भी, तो mg कहाँ लगाओगे? सेंटर ऑफ मास। कहाँ पे? सेंटर ऑफ मास। ध्यान रखना। उसे डीएमजी लगा के बात कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों करोगे जब पता है कि इकट्ठा मिला के भी होता है? तो एमजी तो यहाँ लगाएंगे। एक पॉइंट मिला देखने को। दूसरा, दो ठो और है, देख लो, कांटेक्ट है रस्सी का, एक तो यहाँ है और एक तो यहाँ है। T1 है और यहाँ पे T2 है। सही है? बोलो। T1 T2। ट्रांसलेशनल मोशन हर जगह होल्ड करता है, तो वो भी कर लेते हैं। ये देखने से लग रहा है रुका हुआ है ये, हालांकि इसको मारने के उसमें उस पे भी क्वेश्चन बनता होगा, उस पे नहीं जा रहा वैसे, फिलहाल अभी जो है उस पे जा रहा है। तो जितना ऊपर उतना नीचे, बैलेंस है। तो क्या लिखो? पहले क्वेश्चन बताओ, ट्रांसलेशनल वाला, जितना ऊपर उतना नीचे। देखो ना कैसे पिछले वाले चैप्टर्स का यूज हो रहा है। हर जगह लगा सकते हैं, कहीं पे भी। एक बराबर एक हर जगह लगाइए। नेट फोर्स irrespective of application of force, position of force acting। ये रॉड है, यहाँ लगाइए फोर्स, यहाँ लगाइए, एक इधर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, और अलग अलग जगह लगा दीजिए। भूल जाइए कहाँ कहाँ लग रहा है। नेट फोर्स जैसे लगाते हैं निकालते हैं वैसे ही निकाल लीजिए, और बराबर ACM लिखिए। क्या लिखिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, ACM लिखिए। और भूल जाइए फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है। कहाँ कहाँ कब महत्व होगा? जब टॉर्क लेंगे, बड़ा पॉइंट है। तो कहाँ लग रहा है फोर्स, कहाँ महत्व होता है? टॉर्क में। कहाँ लग रहा है फोर्स, एक बराबर एक में महत्व नहीं होता, नहीं होता। देखो लगा नहीं, कहाँ देखा ही नहीं कि कहाँ लग रहा था, बस लगा दिया, बराबर कर दिया, लेकिन इतने से आया नहीं ना, लगा तो दिया। और अच्छा, ट्रांसलेशन वाला खत्म भी हो गया, लगा भी दिया, अब खत्म भी होगा और आया भी नहीं, तो सिंपल। अच्छा, पिछले वाले में आ गया था तो ठीक है, ये भी आ जाता तो ठीक हो। तो अगला क्या करेंगे आप? टाउ बराबर आई अल्फा, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क 0। बोलो हैं? कैसे कैसे बोलोगे नेट टॉर्क 0? देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे ट्रांसलेशनल में होता है ना, चीजें रुकी रहती हैं तो साफ दिखता है A0, तो नेट फोर्स 0 करते हैं। एक बराबर एक में ना, तो एक पता रहता है तो एक 0 करते हैं, और एक पता रहता है तो एक निकालते हैं, ऐसे होता होगा। तो हमें दिख रहा है, ये कहना है कि हमें दिख रहा है, घूम नहीं रहा रॉड, ये रीजन है, इसलिए नेट टॉर्क 0, अल्फा 0 मालूम है। तो दूसरा ये भी बताओ कि किसके अबाउट टॉर्क निकालना सही रहेगा? A, B, C, D, E, F, G। किसके अबाउट निकालना तो आएगा? सबके अबाउट आएगा। और आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भी। वैल्यू आएगी T1 T2 की। तो पहला तो ये है कि हम लोग टॉर्क किसी के अबाउट निकाल सकते हैं। मैं कहूँगा टॉर्क बताइए, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? किसके अबाउट? मैं कहूँ टॉर्क बताइए तो आंसर क्या है? पहला क्या क्वेश्चन क्या है? किसके अबाउट? ये हर जगह अपने दिमाग में रखिएगा, किसके अबाउट। सो ये लिख देते हैं इसीलिए अबाउट। अच्छा, एक और चीज है, यदि मैं C के अबाउट निकालूं, A के अबाउट निकालूं, इनके अबाउट निकालूं, तो सच में इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन पता है, यदि मैं B के अबाउट निकालूं ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट T1 आ जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जब B के अबाउट निकालोगे तब T2 का तो 0 हो जाएगा, तो सीधा आंसर किसका आ जाएगा? T1 आएगा। समझा? तो आएगा तो सबके अबाउट निकालने से, और T1 T2 दोनों आएगा, लेकिन किसी से आसानी से आएगा, थोड़ा कठिन से भी आएगा, लेकिन आएगा सबके अबाउट।
तो जल्दी से क्योंकि किसी के अबाउट टॉक होता है इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले बी के अबाउट बी। जल्दी से लिखो तो, और क्या लिखना है? 0। Why 0? ताऊ b बराबर i अल्फा ना, सिंस अल्फा इज 0, अल्फा 0 इसलिए जल्दी करिए, जल्दी निकालिए 0 करिए b के अबाउट 0। b के अबाउट टॉर्क 0। अच्छा एक और स्टेटमेंट सुन लो, जब कोई फोर्स का या कोई चीज निकालना हो, डिस्टेंस, फोर्स, वैल्यू, दिस दैट, हो सकता है कुछ और भी पूछे, तो ट्राई वो करो उसके अबाउट टॉर्क निकालने की। बड़ा स्टेटमेंट है जहां से फोर्स ज्यादा पास हो रहे हैं, क्योंकि जब उसके अबाउट टॉर्क निकालोगे तो जितने फोर्स वहां से पास होंगे उनका 0 हो जाएगा, तो राहत रहेगी तुम्हें। बोलो तो सबसे आसान किसके अबाउट था जरा बताओ? बी के अबाउट और ए के अबाउट, सी डी के अबाउट। सबसे आसान किसके अबाउट है? अच्छा सी के अबाउट आसान नहीं है, आसान है लेकिन थोड़ा कठिन रिलेटिवली है, क्योंकि आप उसी का 0 करें जिसका मालूम तो खराब हो रहा है ना, तो बल्कि दूसरा वाला गड़बड़ा दे रहे हो, बल्कि दोनों का तो लेकिन आएगा, ऐसा नहीं है। अगर सी के अबाउट निकालो तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा और वही आएगा। यदि वो नहीं आया तो फिजिक्स फेल, तो फिजिक्स फेल। एनीवे देखो T1 बी के अबाउट टॉर्क इसके अबाउट, तो फोकस करो यहाँ पे और मान लो कि अंदर वाले को प्लस मान लेते हैं, तो जरा देखो तो इसको नोटिस करते हुए इसका सर्कल बनाओ। ऐसे ये सर्कल समझ में आ रहा है आपको? ऐसे है तो किधर होगा? अंदर, प्लस मान लेते हैं। T1 इंटू दूरी बताओ, दूरी यहाँ से दूरी ना, फोर्स इंटू दूरी, डिस्टेंस। कितना दूरी है ये? 3l/4। ये देखो यहाँ से पता चल रहा है ये 3l/4, ये l/4 है, तो में से घटा। अच्छा ये देखो, अच्छा इसके अबाउट तो जितने फोर्सेस होते हैं सबका टॉर्क होता है, चाहे 0 हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, होता है। तो T2 का टॉर्क कितना हो गया? 0। T2 का टॉर्क 0। क्यों 0? वहीं से पास कर रहा है। अच्छा T1 का प्लस, अच्छा mg का देखो, दिख रहा आप लोगों को? ऐसे सेंटर मान के घुमा दो, समझना? माइनस mg into how much? जल्दी से बताओ कितना दूरी है ये? l/2 बराबर बताओ, बताओ T1 आया कि नहीं? समझ आ रहा है? T1 आ गया। सभी लोग जल्दी से इसी को करेंगे और ये करेंगे, अबाउट ए करेंगे, सभी लोग करेंगे। पेन चलाओ और आज के बाद से कॉन्फिडेंट हो जाओ, मतलब आज के बाद से टॉप तो बचना ही नहीं चाहिए। कठिन से कठिन क्वेश्चन में टॉप को लगा देना जरूर पड़ेगा, तो क्योंकि आज तो मैं सब कुछ बता दिया आपको आज कि कैसे हम लोग देखेंगे, और जितना भी कॉन्फिडेंस के लिए हो सकता है सारा पॉसिबिलिटी ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हर एक के अबाउट निकालने वाला हूँ। अबाउट ए, जल्दी से अबाउट ए निकालो सभी लोग, अबाउट ए, क्योंकि पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि अबाउट ए। पहले तो क्या लिखना होगा? टाउ अबाउट ए इज 0। और टॉर्क सबका होता है, चाहे 0 हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे i j k में हो, चाहे जैसे भी हो, पर होता सबका है। इसीलिए जितने फोर्सेस होते हैं
सबका टॉप सोचना चाहिए। तो क्या आया, लिख लिया हम लोग? चलो मैं करता हूं, वही वाला फिर से निकालता हूं। ठीक है, तो देखो तो मैं फिर से अंदर वाला प्लस मान लेता हूं जैसे माना था। इसके और पहले फोकस किया तो दिमाग में रखो कि सर्कल का सेंटर यही है। जरा इसका देखो ना, ये वाला ऐसे देखो, बाहर माइनस T1 इंटू दूरी बताओ L/4। पहले साइन लिखना है, फिर फोर्स लिखना है, फिर डिस्टेंस, यही करना है। चलो अब ये बताओ, mg वाला बताओ, सेंटर ध्यान रखना ये वाला, और ऐसे है तो ऐसे ही तो सोचोगे। समझ में आ रहा है तुम लोग को? है ना? तो प्लस की माइनस? दूरी बताओ, दूरी बताओ यहाँ से L/2 है। अच्छा इसका बताओ, सेंटर ये ना, और ऐसे ना, तो ऐसे ना सर्कल सोचोगे। सही है? और क्योंकि घूम नहीं रहा है, घूम नहीं रहा है, डायरेक्ट तो नहीं आया, मिल के सॉल्व करो। यदि नहीं आया तो फिजिक्स करो, एंजल करना है। सॉल्व किए? अच्छा सबके वोट निकालो, घबरा रहे हो क्या तुम? घबराना नहीं है, ऐसा तो नहीं सोच रहे कि ऐसा ना कि कुल मिट जाए अचानक। मैं आप लोगों के लिए सारा इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी के वोट निकाल सकते हैं और सब सही है। लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि सॉल्व करना पड़ रहा है। तो सॉल्व किए, ये वाला और ये वाला सॉल्व किए, दोनों को मिला के वही आया। जल्दी से अबाउट डी निकालो, और डी, और क्या लिखोगे? टाउ टी इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां से करोगे तो फटाक से सीधा रिजल्ट आ जाएगा ना। कौन सा वाला? चलो डी के कौन निकालता हूं, सभी लोग देखेंगे ना। जितने फोर्स हैं सबका मैं टॉर्क लिख के बराबर 0 लिख दे रहा हूं। बताओ डी तो पकड़े हुए, इसके अबाउट निकालना है, तो बताओ T1 का टॉर्क बताओ। 0। क्यों 0? वहीं से पास कर रहा है। तो चलो T1 का तो 0 हो गया। mg का देखो ऐसे है ना, ये सेंटर मानो और ऐसे है, तो ऐसे सेंटर मान के घुमाओगे, ऐसे ना घुमाओगे ऐसे, तो क्या क्या लिखेंगे बताओ? माइनस की प्लस? प्लस ना, अंदर प्लस माना, प्लस mg इंटू L/4। अच्छा इसका माइनस ना। अच्छा ऐसा नहीं कि इसको माइनस कहते हैं, इसको प्लस मान लीजिए तो अंदर वाला माइनस हो जाएगा, कोई एक मानना होगा। तो ये वाला देखो, अच्छा ऐसे है तो सेंटर इस पे फोकस करो, इसको सेंटर मान के ऐसे डायरेक्शन है, तो ऐसे ही तो घुमाओगे यार। तो बताओ प्लस की माइनस? T2 इंटू इससे यहाँ ना 3L/4 बराबर 0। T2 आया कि नहीं? T2 कितना आया? हाँ mg/3। mg/3 वही आया होगा, वही आया। अच्छा इसके अबाउट क्या C के अबाउट लोगे तो नहीं आएगा? इसका प्लस की माइनस? माइनस, इसका सेम है। लेकिन मेहनत करना होगा क्योंकि सॉल्व नहीं होगा ना। रिलेशन अलग है, T1 बराबर 2 चलो जल्दी से तुम लोग हमको ये बता दो, सभी लोग ये करेंगे।
x e के अबाउट निकालिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा इससे आपको कि आप किसी के अबाउट निकाल सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि एक क्वेश्चन वो लिख देता हूं जो शुरू में लिखा था t1 + t2 = mg, और बात हो रही है about e, tau e = 0। और इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई टॉर्क तो किसी के अबाउट निकाला जा सकता है। और E से ऐसा थोड़ी है कि E से देखोगे तो एक जो रॉड है डंडा नाचने लगेगा, यहाँ से देखो तो नाचता हुआ नजर आएगा, यहाँ से देखो तो तब भी तो अल्फा 0 होगा, तभी टाउ E 0 भी लिखोगे ना, क्या लिखोगे टाउ E तो तब भी 0 लिखोगे, कहीं से भी लिखोगे। हाँ हाँ तुम नाचते हुए देखोगे तब रॉड आएगा। जल्दी से टाउ E 0 करो और रिजल्ट हो गया है, करो। अरे कर लिए? वैसे मैं x दे दिया हूं, बिना x दिए भी कोई पूछता ना और अगर सॉल्व करने की बात होती, कहता कि e के अबाउट टॉर्क लिख के ही कैलकुलेट करो, तो क्या करते अपने से x मान लेते। वैसे x मैं दे दिया हूं, वही आया कुछ और आया, आ गया। चलो देखता हूं, देखो तो सभी लोग देखेंगे किसके अबाउट लिखना हो। सारे का मैं फोर्स लिखने जा रहा हूं जल्दी से। अच्छा इसे उल्टा मान लो, चलो ये वाला मान लेता हूं। यदि ऐसा रहेगा ना ऐसे तो प्लस मान लो, ऐसे तो जल्दी से बताओ ये वाला प्लस, बाहर वाला प्लस, क्योंकि जनरली ये वाला लोग मानते हैं आउटवर्ड वाला प्लस, इनवर्ड वाला माइनस। जल्दी से बताओ तीन फोर्स है, तीनों का टॉर्क E के अबाउट लिखने जा रहा हूं, क्योंकि जितने फोर्सेस होते हैं सबका लिखना होता है। एक तो ये पॉइंट है। जल्दी बताओ T1 का प्लस की माइनस, इसको फोकस करो, सेंटर मानो सर्कल का, और ऐसे है तो ऐसे करोगे और कैसे कर लोगे, ऐसे तो करोगे तो क्या लिखोगे, बताओ प्लस की माइनस प्लस T1 की दूरी बताओ L/4 + x + L/4। कोई दिक्कत आप लोगों को? अगला देखो, ये देखो इसको फोकस करो, सेंटर है और ये इधर की तरफ ऐसे माइनस फोर्स बताओ mg और दूरी बताओ। क्या ये दोनों को समझ में आ रहा है? अच्छा ये देखो डायरेक्शन देखो और सेंटर देखो, इसको पकड़े रहो, इसी के अबाउट सबका कितना है ऐसे, समझ में आ रहा है? प्लस की माइनस, साइन पहले फिर फोर्स और फिर दूरी, बताओ कितना बराबर बताओ। क्यों 0? घूम रहा। आप लोगों को क्या लगता है इससे नहीं आएगा, इससे भी आएगा। और क्या करना होगा पता है, ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा। लोगों को लगता है कि नहीं आएगा क्योंकि x नया एक तो आगे ना इसमें, लेकिन सॉल्व करिए आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला T1 + T2x मिलेगा। T1 + T2 की जगह mg रख दीजिएगा, mg के साथ कैंसिल हो जाएगा। करके देखिए एक बार, सभी लोग पेन चलाओ और करके देखो, इसको एक्सपैंड करो, यहाँ पे T1x मिलेगा और यहाँ पे T2x मिलेगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो T1 + T2 कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही T1 + T2 को mg लिखोगे, इस वाले mgx के साथ क्या आ जाएगा, उड़ जाएगा। हाँ x उड़ जाएगा पूरा। यही नहीं कि आपको क्या लगता है कि मैं कहता g के अबाउट निकाला तो नहीं आता, कैसे निकालते बताओ, ध्यान से देखना ना। कहते कि ऐसा है कि ये रहा y, देखो। अच्छा मैं ये r नहीं माना क्योंकि हमें तो ये वाली जरूरत होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट।
तो इसको y मान लिया तो क्या लिखोगे तो नहीं आएगा। इसके बाद टॉर्क वैसे ही लिख लेना। इसके बाद टॉर्क लिखने के लिए देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो और फिर y वैसे ही कैंसिल हो जाएगा इससे। तो आप लोगों को ये आइडिया लगा कि किसी के अबाउट निकाला जा सकता है हैं? Yes, किसी के अबाउट टॉर्क निकाला जा सकता है और टाउ बराबर आई अल्फा लिखा जा सकता है। तो जल्दी से आप लोग बिना पेन चलाए इसका कितने लोग बता देंगे? बिना पेन चलाए बताइए कितना? N/2 आप लोगों को ऐसा तो नहीं कि पेन चला चुके थे पहले से ही? देखो इंसान की चला के पकड़ लेता है क्योंकि बच्चों को देखने में तो गड़बड़ लगता है ना शुरू में। तो मैं सोचा कितना जल्दी कैसे बता दिए सब। बाकी लोग जल्दी से बाकी लोग बिना पेन चलाए बता सकते हो जो ना किया। अच्छा सुन लिए 7 बजे केमिस्ट्री की थी सर 8:40 पे केमिस्ट्री ना सर 10:20 में मेरा 10-20 का अरे मैं दूसरी जगह स्कूल में क्लास ले रहा था। स्कूल में गया था अरे एनुअल कोचिंग में आने के लिए प्रमोट करने के लिए वो सबको महसूस करवा के आया कि जहाँ पे तुम लोग पढ़े यहाँ पे यहीं से जिंदगी की तबाही शुरू होती है। उनको महसूस करवाया तो सब बोले कि सर भाग के आ रहे शाम को हम लोग स्टूडेंट्स को डिवीजन हो जाएगा शाम को। ये देखो ये वाला पार्ट देखो QmG/2। अच्छा सोचने में ऐसा लगता है कि लग रहा है इसमें ज्यादा बल पड़ रहा होगा थोड़ा नीचे है ना तो पूरा एमडीज पे चापे पड़ा हुआ है मन में आता है लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ना ये एमजी है ना तो जितना फोर्स ये लग रहा होगा यदि T1 T2 मान लें तो जितनी दूरी ये है ना क्लॉकवाइज वाला टाइप तो वह उतनी ही दूरी ये भी है एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है आप लोगों को और लिख के कर लो नहीं समझ में आता तो लिख के कर लो आ जाएगा T1 T2 मान लो। तो क्या लिखोगे पहला ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या लिखोगे बताओ T1 + T2 = mg पहला। और दूसरा क्या दूसरा वाला कैसे करोगे मैं तो कहता हूं कि इसके अबाउट देख लो ना तो बल्कि ट्रांसलेशनल वाला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों आप कहें जब इसके अबाउट लिखोगे तो अच्छी बात क्या होगी T1 का 0 हो जाएगा और डायरेक्ट T2 आ जाएगा। बोलो जब इसके अबाउट लिखोगे तो T1 का 0 हो जाएगा डायरेक्ट T2 आ जाएगा। टॉप लिखना है तो करके देख लो तब भी आएगा। फिर जल्दी में तो ऐसे देखने में तो लगता है कि जैसे बराबर नहीं होगा लेकिन बराबर होता है। अच्छा ये पॉसिबल कितने लोग ये बता सकते हैं कि ये देखो तो जरा देखता हूं कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कितने लोग ये बता सकते हैं क्या इस तरह का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है ये वर्टिकल है ये टेढ़ा है ऐसे हो सकता है क्या? मैं ये क्वेश्चन कर दूं कि which of the following diagram setup is possible in real life? क्या ये हो सकता है? आंसर नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि चलो टॉर्क और बैलेंस कर लेना मैं ट्रांसलेशनल देखना चाहता हूं। इसके दो कंपोनेंट एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल और ये वाला केवल वर्टिकल mg वाला केवल वर्टिकल तो वर्टिकल मान लो हॉरिजॉन्टल वाला कौन बैलेंस करेगा? समझना है तुम लोगों टेढ़ा होना पड़ेगा इसको भी थोड़ा सा इधर खिसकेगा ये मतलब ये अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। प्रूफ कर रहा हूं फिर से प्रूफ करता हूं देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखो T2 वर्टिकल mg वर्टिकल और इसका T1 का एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैलेंस कर दूंगा ठीक है कुछ ऊपर कुछ नीचे बैलेंस जरा हॉरिजॉन्टल का बैलेंस कौन करेगा जरा बता दो क्या प्रूव हुआ ये संभव ये वाला कौन बैलेंस करेगा ये वाला इसका मतलब जल्दी से करो यहाँ पे आना चाह रहा हूं मैं मतलब ये डायग्राम ठीक है ये संभव है ये वाला
तो जल्दी से उतार तो जल्दी से टेंशन निकालो, दोनों में टेंशन निकालो। मैं वो सब एक्सप्लेन करके ये बताना अच्छा ऐसे देखना सीखो। ट्रांसलेशनल का कैसे देख के बताना था, रोटेशनल वाला देख के बताना नहीं था, ट्रांसलेशनल वाला देख के बताना था कि संभव नहीं है। ये वाला क्या देख के बताना था कि वर्टिकल में बैलेंस तो हो सकता है, दिख रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इम्पॉसिबल नजर आ रहा है, ऐसे देखना है। अरे यार मैं तुम लोग को एक चीज बताना भूल गया, देखो तो सभी लोग देख रहे हैं, ये वाला देखो, मैं आप लोगों को ये वाला आप लोगों को पढ़ाया था अभी जस्ट, और तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से रोटेशनल दूसरे पार्ट में भी इन्वॉल्व है। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो स्ट्रिंग है ए और बी, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम मटेरियल, सेम लीनियर डेंसिटी, ठीक है, और ये रॉड है, इसमें मारे तो वेव पल्स जनरेट होगा, भागेंगे। व्हाट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ वेव पल्स जनरेटेड इन बोथ स्ट्रीम? रेशियो ऑफ स्पीड, तो इसके लिए तो आपको लीनियर डेंसिटी और ये सब देने, मास, एनर्जी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बताओ वेव पल्स की स्पीड होती है अंडर टी बाय म्यू, है? तो रेशियो में तो कट ही जाएगा, तो टेंशन तो निकालना पड़ेगा ना यार। तो मान लो कहते ना कि प्रोफेसर मैं वेव तैयार कर लूं, कब कहते मैकेनिक्स छोड़ देता हूं सर, बड़ा दिक्कत होता है। हाँ तो आओ अभी पता चलेगा। तो कम से कम बेसिक नॉलेज सबका कर रखिए आप, नहीं तो जो पढ़े रहेंगे उसमें जब थोड़ा सा आ जाएगा। अच्छा हाँ, जब भी दूसरा वाला पार्ट दूसरे में इन्वॉल्व होता है तो बहुत कठिन इन्वॉल्व नहीं होगा, बताया हम आपको। अच्छा कुछ कठिन इन्वॉल्व होगा तो फिर तुम वहां रहोगे थोड़ी ही, फिर तुम नहीं रहोगे, वो तो रहेगा। हाँ दिक्कत हो जाएगी। तो इसका ध्यान में रखते हुए सारी चीजों का बेसिक फंडामेंटल आपको जानना चाहिए। सो T1 T2 आ गया हम लोग का। यदि मैं कहूं कि इसमें वे ऐसा मार दूं तो वे पल्स जनरेट होगा, तो इसमें T1 है, इसमें T2 है, VA अंडर TA T1 TA बाय न्यू और VB अंडर TB बाय न्यू। बोलो सही है? T1 T2 TA TB निकाल लेंगे। TA कितना? 2 mg by 3। TB कितना? mg by 3। रख लीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो। अच्छा वो कहेंगे ऐसा है कि इसके थिकनेस का ये 2 गुना है, मतलब ये म्यू है तो ये 2 म्यू लीनियर डेंसिटी। अच्छा जो आया था वो तो खत्म हो गया, वो वही आया था जो आईटी में आया था, क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं थोड़ा और कठिन बना रहा हूं। इसका लीनियर डेंसिटी इसके लीनियर डेंसिटी का 2 गुना है, और आपको बताना है कि मारेंगे तो वेव पल्स की स्पीड। तो नया क्या करोगे? अरे हम करेंगे टेंशन तो निकालोगे तो वही आएगा, टेंशन निकालोगे तो वही आएगा। अच्छा रॉड तो इतना भारी है कि हम लोग मास कंसीडर नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि लीनियर डेंसिटी इसका 2 गुना ना। ये नहीं कि सोचना है कि ऐसा है कि सर रस्सी का मास 1 होगा तो वो भी तो 2 होगा ना, तो लेना नहीं है, ठीक है, तो बस नेग्लिजिबली स्मॉल। सो तो क्या करोगे तब यहाँ पे म्यू, ठीक है। और क्या बदल सकते हो, भी बदल देता हूं। वो कहेंगे ऐसा है, सेम मटेरियल का तो है, पर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 गुना है। बी वाले का
क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 2 गुना, तो लीनियर डेंसिटी भी तो 2 गुना हो गया होगा, बोलो। अच्छा वो कहे क्रॉस सेक्शनल 2 गुना नहीं है, सेम मटेरियल का तो है, इसका रेडियस 2 गुना है, बी का रेडियस 2 गुना है, मटेरियल सेम है, तो लीनियर डेंसिटी कितना हो गया वो 4 गुना, 4 हो जाएगा, बोलो। तो क्या एक तो वेव का ही बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और उसमें बिना T1 T2 के आने वाला नहीं है, तो ये बताना चाह रहा था मैं आपको। और वो भी पता है जो आया हुआ है, ये भी नहीं कि मैं अपने से फिलहाल बना रहा हूँ, बाद में अपने से बनाया हूँ ना, पहला वाला तो आया हुआ था, समझ में आया? तो ये बताइए, बस वही बताना था कि वेव्स कैसे इन्वॉल्व होता है, सिंपल सा। जल्दी स्ट्रीम में वेव की स्पीड होती है √T/μ, टेंशन बाय म्यू, लीनियर डेंसिटी म्यू। अब ये भी फार्मूला मान लो तुम रोटेशनल पढ़ लिए और तुम वेव्स का फार्मूला फंडामेंटल नहीं जाने तो भी नहीं होगा, लाख पढ़े रहो रोटेशनल। तो बल्कि कई चीजें मिक्स हो तो लोग भले ही नाराज होते हैं, मेरे अनुसार खुश हो जाना चाहिए, जानते हो क्यों? दोनों का फंडामेंटल लग रहा होगा, छोटा सा लग रहा होगा, बल्कि खुश होना चाहिए कि 2 चीजें इन्वॉल्व है। घबराना हुआ तो आसान होगा, थर्मोडायनामिक्स में SHM होगा तो आसान होगा, आप भले कठिन मान लीजिए, बल्कि प्योर थर्मोडायनामिक्स कठिन हो सकता है। बस SHM इन्वॉल्व होते ही आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको SHM शायद नहीं आता होगा, सोचे होंगे कि थर्मोडायनामिक्स से ही काम चल जाएगा, तो वो नहीं आता होगा। नहीं तो थर्मोडायनामिक्स में SHM यदि इन्वॉल्व हुआ तो फंडामेंटल वाला ही लग रहा होगा और आसान होगा। तो जब भी 2-3 चैप्टर्स मिले तो घबराना नहीं बल्कि खुश होना है, घबराना नहीं है बल्कि बेसिक इन्वॉल्व होगा। जल्दी निकालिए इसको, आ गया? यस सर। हाँ यस सर। फ्री बॉडी का इस बार इसी पर बनाऊंगा। अक्सर देखे होंगे मैं बात कर रहा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर अच्छा टॉर्क वाला याद करो जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था, डायरेक्शन तो बता ही दिया था। मैं कहा था R क्रॉस F एक फार्मूला है, दूसरा है RF sin थीटा, तीसरा है RF sin थीटा, और एक है R sin थीटा F, है ना? तो R sin थीटा F मतलब D ना, DF, ये वाला ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। R क्रॉस F मैथमेटिकली यूज करते हैं, पूरा R पूरा F देन sin थीटा A ये भी करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो कहीं करेंगे, लेकिन सब बहुत कम, सबसे ज्यादा 90% ज्यादा केस हम लोग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करते हैं, मतलब F R sin थीटा and that R sin theta is D। लेकिन ये वो मोमेंट है। अच्छा R क्रॉस F वाले पे क्वेश्चन किए थे, याद है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला तो कर ही रहे हैं, और वो वाला भी कहीं दे सकते हैं कि पूरा R ये है, पूरी दूरी ये है, पूरा फोर्स ये है, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तब तो कौन सा करोगे? पूरा R इनटू पूरा F इनटू sin 60। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिसमें आसान आपको लिए क्या लगेगा, फोर्स को तोड़ देगा। हालांकि अभी भी तुम क्या कर सकते हो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा आसान कौन सा दिखा देता हूं आपको, ये देखो T1 को तोड़ लिया, T1 cos अल्फा इधर, T1 sin अल्फा इधर, T2 cos बीटा इधर, T2 sin बीटा। कोई दिक्कत आप लोगों को? और ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C, और कोई रहा D। किसके अबाउट निकालना तो आएगा? सबके अबाउट, और वही आएगा जो आना चाहिए। लेकिन कुछ आसान होगा, कुछ कठिन होगा। पहला ट्रांसलेशनल वाला कितने आता है क्या आपको? ट्रांसलेशनल क्या है? गुजरात का तो जितना ऊपर
इधर उतना, हाउ मच इधर, हाउ मच इधर, T1 sin बराबर हाउ मच उधर, T2 ये भी इंटरेस्टिंग रहा, काफी ज्यादा वैल्यू मिलता चल रहा है। हाँ ये रहा दो तो इक्वेशन ट्रांसलेशनल का, बैलेंस वाला, अभी वैल्यू आया नहीं। अच्छा इतने से आ सकता है क्या? आ सकता है, देखिए सही आ सकता है, आ गया इसका। अच्छा हाँ यही रीजन है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं डेटा ज्यादा दे दिया हूँ, मोर देन सफिशिएंट दे दिया हूँ, बल्कि हमें क्या करना चाहिए था, हमें अल्फा देके बल्कि बीटा छोड़ के कहना चाहिए था बीटा बताओ, मतलब ज्यादा डेटा देते हो, मोर देन एनफ। एनीवे चलिए लेकिन सारे क्वेश्चन लिख देता हूं मानते हुए कि ज्यादा डेटा है। एनीवे अब हमको ये बताओ कि ये तो हो गया, इतने ही से आगे रहा है इसे ए के अबाउट टॉर्क लेने से क्या वो T2 नहीं आएगा? जल्दी से बता दो जरा, T2 बता दो, टॉर्क लेने से देखो ऐसे ही लेवल में जा जाता about A, about A, हाँ जल्दी से करिए। A के अबाउट डॉट 0 लिख रहा हूं मैं, इसके अबाउट देखो ये मानो तो भी 0 और ये दोनों मानो तो भी 0, दोनों ही, क्योंकि इसी की जगह दोनों माना गया है। चलो ये 0, जल्दी से बताओ इसका माइनस लिखें, देखो इसको सेंटर मानते हुए एक के अबाउट, इसको सेंटर मानते हुए, अच्छा इसका तो टॉर्क 0 हो गया, यहीं से पास कर रहा है। एमजी का टॉर्क देखो प्लस के माइनस, माइनस अंदर वाला माइनस मानना, माइनस माइनस mg into L/2, ठीक लिखा हो देखो। अच्छा ये देखो इसको फोकस करो और ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट में क्या दिक्कत हो सकती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ा नाटक हुआ, ज्यादा अच्छा इसी को तोड़ लेते हैं। जरा इसका टॉर्क बताओ कितना, देखो यहीं से पास हो रहा है, देखो 0, इसका टॉर्क देखो ये वाला सर्कल, इसको फोकस करते हुए इसको सेंटर मानते हुए सर्कल तो ऐसा ही ना सोचोगे, बाहर प्लस की माइनस, फोर्स बताओ T2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया भी नहीं, बताओ T2 कितना है, mg by 2 cos बीटा। प्रॉब्लम किस बात की मालूम है, आप यहां से निकाले तो कहेंगे सर यहां से दूसरा आ रहा है, क्यों दूसरा आ रहा है, क्योंकि मैं डेटा ज्यादा करता हूं, तो ज्यादा अच्छा है कि एक गायब भी कर सकता हूं मैं कोई एक चीज है ना। तो एक चीज और है, T1/T2 रेशियो sin बीटा बाय sin अल्फा भी सही है। हाँ T1, अच्छा ये क्यों तो उठा रहा है, T1 क्यों तो उठा रहा है ना। हाँ तो ये बता रहा हूँ कि डेटा ज्यादा देती हूँ, डेटा ज्यादा देती हूँ, मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये अल्फा है ये बीटा है और मास दिया है लेना, तो गड़बड़ी ये आ रही है कि यदि अल्फा मैं कह रहा हूँ अल्फा, तो बीटा मेरे बस में नहीं है, यदि मैं अल्फा दे रहा हूँ तो बीटा मेरे बस में है ही, वो पर्टिकुलर एंगल ही बनेगा दिया, तो आप बीटा कैसे दे सकते हो उसको, जो होगा वही होगा, अल्फा के टर्म में आएगा वो, अब बीटा क्यों दे रहे हैं आप। अच्छा डेटा मोर देन एनफ डेटा समझ में आता है आप लोगों, हाँ जैसे मैं कह दूं कि ऐसे दे दूं, देखो मोर देन एनफ डेटा क्या करता है, ऐसे दे दूं कि एक मास 2 kg है, 2 kg मास है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है
और एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताइए कितना दूर चलेगा 4 सेकंड में ना। हम करें कितना दूर चलेगा 4 सेकंड में, ठीक है, वो एक्सीलरेशन भी क्यों बता दिए भाई, कुछ चीज बताओ भाई। अरे फोर्स दिए थे, मास दिए ही थे, तो ये ज्यादा दे दिए ना यार। हम करें फोर्स दिए थे, मास दिए थे, तो ये तो आ ही रहा था ना, तो उसमें 4 देने की क्या जरूरत थी, गलत दे दी, खुद की गलती हो। तो उसी तरह से अच्छा डिजिट में होता तो ज्यादा समझ में आता, सिंबल में कम समझ में आता है, क्यों? क्योंकि सिंबल कहते हैं कि सब ठीक तो लग रहा है, और यदि डिजिट में होता तो कैसे उधर लग जाता हूँ। मैं बताऊँ डिजिट में, सुनो 4 kg 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे ना। सर इससे अपन ये भी निकाल सकते हैं कि जो ऊपर से वैल्यू आ रही है और जो नीचे से आ रही है वैल्यू आपको निकालनी है, इन दोनों से अल्फा और बीटा की रिलेशन निकालनी है। हाँ तो उसी में देखा सफिशिएंट बोल रहे हैं ना, पूरा है ना, वो एक ही बात, बीटा है, एक ही बात, अल्फा बराबर बीटा है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा रहेगा। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल हो तो शायद आता होगा, हॉरिजॉन्टल होगा तो इसमें आता होगा, एंगल दे सकता होगा, थीटा देता, रॉड को एंगल थीटा देता और अच्छा हो जाता, कठिन हो जाता। अच्छा इससे इस रॉड वाले से आप लोगों को एक नया चीज मिला होगा कि फोर्स को ब्रेक करके देख सकते हैं, नया चीज मिला होगा। तो हर तरह का वेरिएशन कवर हो गया। अब देखते हैं आप लोग ये वाला कर पाते हैं। एक आदमी है पैसों की इच्छा कर रहा है, फोर्स लगा है, इसको क्या होना है P। क्वेश्चन ये है ये रस्सी उसी बात की तरह है, देयर नो स्लाइडिंग एट कांटेक्ट पॉइंट P। क्वेश्चन लिखो a sonic figure as shown in figure, find minimum force F required to keep sphere on upper surface. As shown in figure, find minimum force F required to keep sphere on upper surface. Consider no slipping at contact point P. ये जो P है यहाँ पे सरकना, हम मान के चलें कि सरक नहीं रहा, नहीं तो आप खींचेंगे तो हो सकता है वहाँ पे घूमने लेकिन वहां निकला कि यहाँ पे सरक नहीं रहा। कंसीडर नो स्लिपिंग एट कांटेक्ट पॉइंट P। अच्छा रियल लाइफ से रिलेटेड लग रहा है आप लोगों को? यदि आप इसको खींचेंगे तो इस पे चढ़ जाएगा, ये आपका सरफेस पे चढ़ा देंगे, तो बताना कि मिनिमम हॉरिजॉन्टली हम लोग एक कितना लगा है फोर्स। हाथ चाहिए लो हाथ खुश अच्छा अच्छा हो गया, थैंक यू। क्या बात, मैं खुद ही सरप्राइज करता हूँ, मैं इतना अच्छा कैसे बना लेता हूँ। 31 बन जाता है।
बैठना फोटो बना दूंगा क्या स्केच बना दो। सर वैसे जल्दी करो। हो गया? ट्राई किए? किसी का आया? स्पीड भी जरूरी है, मतलब आराम से मत करिए, हर मोमेंट पे स्पीड को बढ़ाओ, ड्यूरेशन को आधा सेकंड कम करते रहो। आधा सेकंड तो कम किया ही जा सकता है धीरे धीरे करने वाला टाइम, और ये धीरे धीरे ऐड होते हुए काफी कम हो जाएगा ड्यूरेशन। चल मैं करता हूँ, टाइम इज ओवर। देखो तो सभी लोग देखो, फिर से वही अब फिर से मैं उसको फॉलो करता हूँ ना, जिस तरीके से मैं पूरे फिजिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश किया हूँ, उंगलियों पे लेके चलाया था, कहा था कि 5 हैं डायनामिक्स। उसमें एक चीज बात किया था, मैक्सिमम मिनिमा की, कहा था कि सबसे कठिन क्वेश्चन होते हैं, 2 तरह के होते हैं। पहले वाला चेक करते हैं कि क्या हमें आइडिया है कि इसके लिए क्या करना होगा, यही चेक करते हैं, क्योंकि कैलकुलस वाला तो ये हो सकता है कि ना भी हो, वही वाला पहले सोच लो गड़बड़ा जाएगा। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए क्या हम वो सिचुएशन, वो कंडीशन हम समझ पा रहे हैं कि कब हुआ कब नहीं होगा। यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला है जनरल रिलेशन निकालिए। जब पता नहीं चल रहा है तो जनरल रिलेशन निकालिए और मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगाइए, मतलब डिफरेंशिएट करके 0 करिए। इसके अलावा दुनिया में मैक्सिमा मिनिमा पाने का तरीका ही नहीं है, और सबसे कठिन क्वेश्चन है। तो करें, करते हैं, देखते हैं। तैयार, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कहा गया मिनिमम एक बताइए ताकि ये हो। मैं सोचता हूँ पहला वाला, हर ये सारे चैप्टर के लिए, सारे क्वेश्चन के लिए, जहाँ केमिस्ट्री तक के लिए होता है। हाँ, तो मेरे दिमाग में रहा कि क्या इसको चढ़ाने के लिए मिनिमम तो यही होगा कि भाई इसको खींच रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे ऐसे, तो ये उठ रहा होगा तो यहाँ पे नॉर्मल खत्म हो रहा होगा, और जस्ट बैलेंस टाइप का होगा लिफ्टिंग केस में। तो पता चल गया, इसलिए हमें अब दूसरा वाला जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर मैं ये करूँ कि इसको खींचूं और लिफ्टिंग केस मानूं कि जस्ट उठा होगा चढ़ने के लिए, और मिनिमम लगा रहा हूँ जस्ट लिफ्टिंग केस, तो यहाँ पे छोड़ा होगा, नॉर्मल 0 हो गया होगा, है ना। और mg चाह रहा हो तो उल्टा लेके चला जाए, और ये चाह रहा हो कि चढ़ा दे। देखो ऐसे mg कर रहा है, mg कह रहा है कि हम उल्टा लेके आएंगे, जो ऊपर चढ़ा देगा। mg कर रहा है इधर लेके आएंगे, और ये कर रहा है कि नहीं हम इसको चढ़ा देंगे, 2 के बीच में फाइट है। f कर रहा है कि ऊपर लेके चले जाएंगे, mg कर रहा है टॉप अबाउट p, इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट p। फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। mg नॉर्मल, जिसको मैं 0 को मान के चल रहा हूं, जस्ट 0 लिफ्टिंग केस। कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल कैसे माने। अरे भाई, नॉर्मल मानने के लिए कोना वाला नहीं मालूम चल रहा है, ये भी बड़ा पॉइंट है। जब किसी दूसरे सरफेस का, 2 सरफेस के बीच में नॉर्मल होता है, जब किसी दूसरे सरफेस का ना मालूम चले तो एक सरफेस का ना मालूम चले तो दूसरे सरफेस से देखो, और एंगल बदलता। बताओ, ये स्फीयर तो ऐसे ही है ना, इसका नॉर्मल तो ऐसे ही होगा। तो यदि इस पे ऐसे लगेगा तो इस वाले पे ऐसे ही लगेगा, ऐसा नहीं चलता कि इस पे ऐसे लगे उस पे ऐसे लगे। ऐसा रिएक्शन है भाई।
ठोकर जो उठा हुआ है उस पे जरूरत नहीं है लगाने की। एक तो पहले ये जानो कि यहाँ पे ये लो, पहले तो N2 ले लो, एक डैश ले लो और सेंटेंस पास कराओ। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि नॉर्मल कैसे लगाना। अच्छा यदि इस पेज पे नॉर्मल ऐसे लगाया हो, ये जो कोना है उस पे ऐसे ही लगाना पड़ेगा और कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है। हालांकि जरूरत नहीं है, हमें इस पे स्टडी करना है। अच्छा ये देखो, इसका भी टॉर्क 0, इसका भी टॉर्क 0, इसका भी टॉर्क 0, पर इसका टॉर्क 0 नहीं, घूमने जा रहा है ऐसे, इसीलिए ऐसे वाला फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मतलब साफ है कि फ्रिक्शन नहीं होता तो यहीं पे नाचता है। ये ऐसे क्यों लगाया समझ में आया? फिर से देखो, जो कम समझ में आ रहा है। यदि मैं इसके अबाउट देखूं, इसके अबाउट ध्यान से सभी लोग देखें, इसके अबाउट देखो तो इसका टॉर्क बताओ 0, इसका टॉर्क बताओ 0, इसका टॉर्क बताओ 0, इसका टॉर्क 0 नहीं है। जब इसका टॉर्क 0 नहीं है तो ऐसे है टॉर्क, इसके अबाउट देखो तो कोई रोकने के लिए चाहिए ना, जस्ट लिफ्टिंग के सब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, टॉर्क अल्फा उतना नहीं है, ऐसे के लिए एक फोर्स चाहिए। अच्छा है यदि कर्वेंग फ्रिक्शन कैसे किधर लगेगा स्फीयर पे, तो कैसे सोचोगे? फ्रिक्शन मत मानो तो इसके कारण ये नाचेगा ही पे, तो इधर सरकेगा, तो फ्रिक्शन कहेगा सरकने नहीं देगा। ये भी एक पॉइंट है, जानना चाहिए। दिस इज कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम, कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब आगे सुनो, ये देखो P के अबाउट P इंटरेस्टिंग है। वैसे आप C के अबाउट कर सकते थे कि नहीं कर सकते हैं, इसके अबाउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके अबाउट कर सकते हैं, सबके अबाउट कर सकते हैं और सही आएगा। लेकिन आसान तो इसी के अबाउट होगा, क्योंकि न तुम ये जानते हो न तुम ये जानते हो। सबसे ज्यादा फोर्स जहां से गुजरे और अननोन खासकर, तो उसी के अबाउट निकालिए और आसान हो जाएगा। एक और पॉइंट लगी से इससे पहले भी पॉइंट आ चुका है, अबाउट P, अबाउट P यदि चढ़ाना है तो टाउ F ग्रेटर देन और इक्वल टू टाउ mg, लिफ्टिंग केस टाउ F इज इक्वल टू टाउ mg, जस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाए। अच्छा हाँ, कई सर कैसे कर रहे हैं, मैं बताता हूं कैसे कर रहा हूं। P के अबाउट टॉर्क, F का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, और क्योंकि ये उठने की बात हो चुकी है लिफ्टिंग केस में तो M का टॉर्क 0, mg कर रहा है कि हम लुढ़का देंगे, इधर ही लौटा लेंगे वापस, mg कर रहा है लौटाना चाहते हैं और ये कर रहा है चढ़ाना चाहते हैं, सेंस दोनों का उल्टा है। तो ग्रेटर होगा तभी चढ़ेगा, लेकिन लिफ्टिंग केस में बराबर करते हैं भाई। अच्छा ये भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, मैक्सिमम कितने फोर्स अप्लाइड तक नहीं चढ़ेगा, चाहे मिनिमम कितना लगाने पे चढ़ जाएगा? दोनों का आंसर सेम है। पहले तो ये जानो, क्योंकि हर जगह बताया होगा सेम होता है। तो ये वाला लिख सकते हैं क्या? अगर आप करो तो आधा मिनट और टाइम लो, क्योंकि तुम्हारे करने से तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना, तेरे करने से थोड़ी होगा। जल्दी करो, अब आप बुझाना चाहिए, चलिए इसके बाद करो जल्दी से। करिए चलो मैं करता हूँ, टाइम इज ओवर। देखो तो ये पहले ध्यान देने की बात है, ये मैं P क्यों चूज किया, जबकि मैं कह रहा हूँ कि सबके अबाउट आएगा। मैं तो कहूँगा कि घर पे आप जाके करिएगा और देखिए सबके अबाउट आता है कि नहीं, तो ये भी अच्छा पॉइंट है।
हाँ P के अबाउट आसान है क्योंकि इन दोनों का जीरो हो जाएगा इसलिए अबाउट P ये वाला लिखा हूँ नॉर्मल। अच्छा ये उठ चुका है लिमिटिंग केस में तो ये जीरो है इसका नहीं है। जरा देखो तो फोर्स का टॉर्क दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो बताओ ये 2r है कि नहीं और 2r माइनस h हो गया कि नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ना चाहिए तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिमिटिंग केस में बराबर लिखना हो नहीं तो हमें ये लिखना चाहिए था और इक्वल भी नहीं ग्रेटर लिखना चाहिए लेकिन लिमिटिंग केस क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम पाना है तो ये इक्वालिटी भी लगाते हैं लिमिटिंग केस के लिए। अच्छा हाँ mg देखिए ये रहा mg। अच्छा मैं सेंस बराबर किया नहीं तो ऐसे कर देता कि ये देखो ये बाहर है और देखो ये अंदर है तो लिमिटिंग केस में बराबर कर रहा हूं इसलिए ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। देखो इसके अबाउट ऐसे सेंटर मानो ऐसे इसको सेंटर मानो ऐसे बाहर तो लिमिटिंग केस में बराबर है जस्ट बैलेंस्ड। क्या बोलते हैं इसे जस्ट बैलेंस्ड में तो ज्यादा अंदर बाहर नहीं बल्कि दोनों को बराबर अपोजिट है ही बराबर कर लीजिए मैग्नीट्यूड का फॉर्म आ जाएगा। तो मैं बराबर कर रहा हूं प्लस माइनस नहीं लिखा हूं ये भी ध्यान रखिएगा नहीं तो लिख सकता हूं इसे क्या अच्छा के प्लस माइनस लिखता तो क्या लिखता जस्ट लिमिटिंग केस में टॉर्क 0 माइनस देखिए बात हाँ mg दूरी बताइए दूरी ये बताओ दूरी मतलब तुम्हें ये चाहिए जल्दी जल्दी में लोग गलत कर देते हैं बहुत बहुत गलत जाता है। आप जब वो इसके अबाउट लिख रहे हैं ना mg का टॉर्क लिख रहे हैं ना दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट निकालना है वहां से और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर किस पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर परपेंडिकुलर तो ये दूरी चाहिए ये दूरी बताओ ये h है तो ये बताओ कितना है माइनस h और ये बताओ कितना है r तो क्या ये दूरी नहीं आएगी बताओ ये कितनी आएगी दूरी रूट r स्क्वायर माइनस r माइनस h का स्क्वायर समझ में आ रहा है और ये थीटा का मान के मत लिख देना थीटा थोड़ी दिए हैं तो फिर नीचे कितना है बताओ ये वाला अंडर रूट 2HR माइनस h स्क्वायर समझ में आया ये बताओ आंसर आया कि नहीं तो ये आंसर है। अब f निकाल लो। अच्छा कईयों के लिए हमको ये भी लिखना पड़ेगा क्या मैं समझ गया क्या लिखना पड़ेगा ये लिखना पड़ेगा ये तो कई लोग कहेंगे सर पूरा बताते ही नहीं है किसी कारण तो मेरा सिलेक्शन नहीं वो बता दो हाँ ये देखो ये बताना चाह रहा ठीक है वो बताते लोग ये देखो पूरा बता देखो क्या हुआ अब हो जाएगा अब सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ा अलग डिस्कशन करता हूं आपसे कितने लोग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू और फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क बता सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट P C के अबाउट यहाँ के अबाउट हाँ मतलब कैसे आएगा अच्छा इसी मोमेंट पे इसी लिमिटिंग केस में जो वैल्यू हाँ C के अबाउट निकालिए F का तो बताइए F का और F फ्रिक्शनल फोर्स F का ही रहेगा तो जो टॉर्क इसका आएगा वही किसका आएगा हाँ तो वही आंसर तो जो एक निकालो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो R और यही आंसर ये जो फोर्स आया है इसमें क्या मल्टीप्लाई करो R ये फ्रिक्शनल फोर्स का क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। अच्छा कितने
इस मोमेंट के लिए क्या इससे आप सहमत है कि इस मोमेंट के लिए इस फोर्स का दोनों का बराबर होना जरूरी है? फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है? यस सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जस्ट लिमिटिंग केस है जिसमें चढ़ाना है और पी पे स्लिपिंग नहीं है, ऐसे केस में इस एफ का फ्रिक्शनल फोर्स एट कांटेक्ट पॉइंट पी कॉर्नर पे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का। अच्छा दोनों फोर्स तो बराबर नहीं है, क्यों फोर्स बराबर नहीं है? लेकिन दोनों का अच्छा एक कठिन क्वेश्चन लग रहा है, दोनों फोर्स बराबर है कि नहीं? तो साफ है कि बराबर नहीं है, तो डायरेक्शन में होता है। क्या मैग्नीट्यूड सेम है? कैसे मालूम? मैग्नीट्यूड क्यों एक नहीं स्लिप नहीं होना चाहिए, तो बराबर ना होके भी स्लिप हो सकता है, स्लिप नहीं हो सकता। बराबर है। मैं बता रहा हूँ इसका रीजन ये है कि क्योंकि उछलने वाला केस तो हो ही चुका था, तो mg का इसके और देखेंगे तो mg का टॉर्क 0 है और इसका भी टॉर्क 0 है, तो F into R टॉर्क इधर है और F into R देखो टॉर्क इधर है, और क्योंकि बराबर है लिमिटिंग केस में, तो यदि R बराबर तो फोर्स भी तो बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड। इसका मतलब F की वैल्यू मस्ट है कि कितना होना चाहिए? कैपिटल F। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मस्ट है कि कैपिटल F होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, क्योंकि क्या क्या कह रहे हैं बाकी सब टॉर्क 0 है तो F into R ही तो कह रहे थे, ऐसे घुमाने वाला टेंडेंसी है, और इस F का क्या है? देखो F into R यही है, और ऐसे घुमाने वाला टेंडेंसी देखो, तो R ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बाकी दोनों तो बराबर होना होगा। As shown in figure, find acceleration of each mass, each block. Find acceleration of each block and angular acceleration of pulley considering pulley as a disc and no slipping of string on it. Considering pulley as a disc and no slipping of string on it. बहुत सारी चीजें कंसीडर क्या करना है, पूरी स्ट्रिंग को मासलेस अज्यूम करना है, एक्सेल को फ्री मानना है, पुली को रफ मानते हुए सफिशिएंटली रफ और नो स्लिपिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑन पुली है। ये तो स्ट्रिंग आइडियल है, मतलब मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, और पुली तो आइडियल नहीं है क्योंकि मास दे दिया हूँ, मास तो दिख ही रहा है साफ। लेकिन जो एक्सेल है वो फ्री है, मतलब जिसमें पुली है, जिस रॉड में, तो कई चीजें हमें बाय डिफॉल्ट अपने से मानना होता है। करिए अच्छा, यहाँ से आप लोग को एक और आइडिया रहेगा कि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में दोनों तरफ टेंशन T क्यों लेते थे, सेम आज पता चलेगा आप लोगों को। हाँ?
स्लिपिंग नहीं, रफ रहेगा तो भी सेम होगा वहां पे। स्मूथ नहीं, रफ बोल रहा हूँ, रफ है लेकिन टेंशन सेम रहता था एनएलएम में। फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो M2 को मैं ज्यादा मानते हुए इसको नीचे मान लेता हूँ, इसको A, इसको ऊपर मान लेता हूँ A, और इसको घूमता हुआ मान लेता हूँ अल्फा। रेडियस होने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी R मान लेता हूँ वहां से। इक्वेशन देखो, एक रिलेशन वैसे तो रोलिंग के बाद भी पढ़ाया जा सकता था, लेकिन इतना आपको समझ में आएगा कि जब ये अल्फा से घूम रहा होगा तो यहाँ से खुल रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा और ये खुल रहा होगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इस पॉइंट का कितना होगा बताओ? इस पॉइंट का जितना एक्सेलरेशन होगा, जितना खुलेगा उतना ये नीचे जाएगा, तो A बराबर क्या होगा? अल्फा आर। कैसे सोचोगे? फिर से सुन लो, जब ये आ रहा होगा तो यहीं से रस्सी यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल, उसी से रस्सी नीचे जाएगी तो ये नीचे जाएगा। तो इस पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा आर। तो अल्फा आर होगा तो वही रस्सी का होगा, तो वही ड्रॉप का होगा, तो ये बराबर अल्फा आर। और यहाँ पे कंज्यूम होगी रस्सी, तो ऐसे वैसे ही। तो एक तो रिलेशन ये है जो हमें समझना था। दूसरा, किसके लिए? इसका तो ट्रांसलेशनल मोशन है दोनों का, ये केवल ऊपर जाएगा ए से और ये केवल नीचे जाएगा ए से। तो इन दोनों का ट्रांसलेशनल मोशन है, लेकिन यहाँ पे दो चीज है। यहाँ पर ट्रांसलेशन तो हर जगह होता ही है, रोटेशनल ट्रांसलेशन हालांकि बैलेंस है, ये और बात है। अगर जरा देखो तो पहले मैं ट्रांसलेशनल ही लिखता हूँ। देखो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट नहीं है, भले ही घूमे। दुनिया का कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं और भी लगा लेना इसको, दुनिया की कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास यदि एक्सेलरेटेड नहीं है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो ही होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या होता है? m into ACM होता है। क्या होता है? ध्यान रखना। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है तो कितना भी घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट फोर्स जीरो ही होगा।
कितना भी घूम ले वो। तो पहला इक्वेशन जितना ऊपर उतना हाउ मच ऊपर हाउ मच नीचे। एक तो ये जान लो अभी और ट्रांसलेशन खत्म। पुली के लिए पुली का ट्रांसलेशन खत्म हो गया। अब पुली का रोटेशनल देखो, क्योंकि ऐसे माना गया है घूमता हुआ। तो बताओ टॉर्क में पूछोगे टॉर्क बताओ तो किसके पहला पॉइंट को जरूरी तो अबाउट को डाउ अबाउट को जितने फोर्सेस का टॉर्क लिखना है जल्दी से ओ को फोकस करो। mg का टॉर्क बताओ 0। क्यों 0? इससे पास। अच्छा एक्सेल वाला नॉर्मल या टेंशन बताओ 0। क्यों 0? वहीं से पास। अच्छा टी वाले का डायरेक्शन बताओ टॉर्क का अंदर देखो समझ में आ रहा है अंदर। ऐसे बताओ पहले सेंस निकाल के फिर ऐसे कर लो बाहर। समझ में आ रहा है? तो अंदर वाले को मैं प्लस ले लेता हूँ जल्दी से। इसका टॉर्क 0 इसका टॉर्क 0 इसका टॉर्क कितना जल्दी बताओ आ जाएगा T2 into R। ये समझ में आ रहा है टॉर्क। अच्छा ये माइनस ना बराबर I अल्फा T2 minus T1 R बराबर m r square by 2 into a by r। a by r r को इधर डिवाइड कर लो तुम्हें मिलेगा T2 minus T1 बराबर m a by 2। और जो ये पैटर्न दिख रहा है ना ये अक्सर देखने को मिलेगा। एक कॉमन होता हुआ नजर आएगा जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये रेडियस रोडियस अक्सर कैंसिल अक्सर नॉट ऑलवेज, क्योंकि हो सकता है कि बगल में कुछ और रेडियस पे कोई चीज बांधा हो है ना। ऊपर एक लगाई देखिए अरे पतंग उड़ाने वाला एक तो छोटा सा रेडियस ऐसे से करते हैं। अब बड़े रेडियस में लगाता है देखिए आप देखिए क्या उड़ा है। अच्छा है चाहे ऐसे देखो फोर्स जब लगाते हैं तो बगल में जो डिस्क लगा होता है तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना उस पे ऐसे। तो फोर्स जो लगाते हैं टेंडेंशियली रोटेट करने के लिए वो ज्यादा रेडियस पे लगाते हैं और लपटाता कम रेडियस पे है। अरे अंदर में कैसे रहता है बगल में ऐसे रहता है यार। आ रहा है समझ में? परेटा का फोटो ला दो हैं लो परेटा का फोटो। ये पता देखो ऐसा अच्छा ये क्या क्या मालूम है ऐसे बता के हमको पता है हमने बताया और फिर हमसे डर के देख क्या हुआ। तो ये देखो पीछे एक्सेलरेशन है। वैसे ताली नहीं बजाने पे जब कोई अप्रिशिएट करता है हमको बजा उसको कोई ताली नहीं बजाता डांटता नहीं खुश होता हूं यार मैं। अच्छा देखो तो इसका क्या है क्वेश्चन के लिए ट्रांसलेशनल क्वेश्चन है कितना लिख बताओ। सही है और ये ऊपर जा रहा है तो T1 minus T1 minus M1G ना T1 minus M1G बराबर M1 into A।
एक काम करो, सबको जोड़ लो, T1 T2 कैंसिल हो जाएगा, सबको जोड़ लो। और इससे ये समझो कि एक पुली, दो पुली और भी केसेस ऐसे होंगे, तो तुम ऐसे लिखना सीखो, ये वाला ऐसे वाला, और सॉल्व हो जाएगा, बड़ा सिंपल से। अच्छा वो वाला देख लो, तो सभी लोग देखें ध्यान से, देखो तो किस केस में ये दोनों टेंशन बराबर होता है, ध्यान से सुन लो ना। किस केस में ये दोनों टेंशन एनालिटिक में बराबर होता है, क्योंकि लोगों के लिए दिक्कत आ रही होगी कि कैसे पता चलेगा कब बराबर लेना है कब नहीं। ध्यान से, पुली का मास 0 हो और फ्रिक्शन 0 ना हो, चाहे फ्रिक्शन 0 हो, मास 0 ना हो, और चाहे दोनों 0 हो, ये तीनों केस में टेंशन बराबर। टेंशन बराबर तो केवल तभी ही नहीं होता जब पुली का मास भी हो और ये फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन लेस ना हो, और ये दोनों मास डिफरेंट हो। ऐसा होता है कि मास भी है, फ्रिक्शन भी है, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है नहीं? तब तो फिर से बराबर हो जाएगा। तो मैं मान के ये दोनों बराबर नहीं है, तो अब आपको सर क्यों ऐसा कह रहे हैं, मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि बराबर होता है, ध्यान से। और एनालिटिक फिर आपको याद आ जाएगा कि हाँ वहाँ पे क्यों लेना चाहिए, तो बजाय इसके कि फ्रिक्शन हो या ना हो। ध्यान से जरा देखो तो, यदि मैं मास को 0 कर दूं, पुली के मास को 0 कर दूं तो इनर्शिया 0 हो जाएगा। जीरो इनर्शिया पे हमेशा नेट टॉर्क 0 होता है, ठीक वैसे ही जैसे मासलेस बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है। कितना सिमिलर है, इनर्शिया लेस बॉडी पर नेट फोर्स भी 0 होता है और नेट टॉर्क भी 0 होता है। यदि मास 0 करोगे तो टॉर्क देखो ये 0 हो जाएगा। अच्छा अल्फा है, घूम रहा है, फ्रिक्शन भी है, सरक नहीं रहा है, अल्फा भी है, घूम भी रहा है, पर मास नहीं है ना, इसलिए T1 बराबर T2। ये पकड़ में आया? दूसरा सुनो, यदि मान लो मास है, पुली का मास है और ये रहा स्मूथ, तो पता है पुली वैसे ही रह जाएगी, रस्सी सरक रही होगी, क्योंकि पुली तो इसलिए घूमता है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लगता है, तो टॉर्क लगता है तो घूमता होगा, नहीं तो पुली को कौन घुमा सकता था। रस्सी सरकना चाहता है ऐसे, देखो रस्सी सरकना चाहता है ऐसे, तो फ्रिक्शनल फोर्स रस्सी पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उल्टा। रस्सी सरकना चाहता है ऐसे, तो रस्सी पे किधर फोर्स लगता है बताओ? ऐसे लगता है, देखो ऐसे। अगर रस्सी पे ऐसे लग रहा था तो पुली पे कैसे लग रहा होगा? ऐसा। क्लियर? कैसे जब कहीं पे आइडिया आपको न लगे किस पे किधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो कैसे करोगे बताओ? थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानोगे, क्या करोगे? तो चलो मान लेते हैं, यदि आपको इस फ्रिक्शन में कम समझ में आ रहा है कि रस्सी पर और पुली पर किधर लग रहा है, थोड़ी देर के लिए स्मूथ मानते हैं। तो ये पुली और ये रस्सी, ये बड़ा वाला ब्लॉक नीचे जाने लगा और ये ऊपर, और सच में यही है कि ये पुली पास हो और ये स्मूथ हो तो पुली घूमेगी और रस्सी सरकेगा ऐसे। तो चलो थोड़ी देर के लिए स्मूथ मान लेते हैं, हालांकि रफ है। तो बताओ रस्सी ऐसे जाएगी, तो रस्सी ऐसे जाएगी, तो जो जाने लगती है, जो जाने लगता है सरफेस, उस पर उल्टा लगाना होता है। तो रस्सी ऐसे तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर ऐसे। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे तो पुली ही न लगा रहा होगा उस पर, तो पुली पर कैसे? ऐसे। अब पुली पर टॉर्क कहाँ से आता है समझ में आ गया? ये फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क होता है उस पर, पुली और रस्सी के बीच में। तो पुली क्यों घूमती है समझ में आ गया? तो पुली का मास 0 है और पुली स्मूथ है, तो घूमेगी
क्योंकि टॉर्क ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा भाई। जब फ्रिक्शन ही करंट नहीं है तो कहां से टॉर्क लगेगा। और रस्सी में टेंशन दोनों तरफ सेम हुआ, जानते हो क्यों? क्योंकि जब रस्सी के अलोंग फोर्स लगता है तो टेंशन बदलता है। किसके अलोंग? तो बताओ, जब पुली भी हो और रफ भी हो तो रस्सी के अलोंग फोर्स लग रहा है कि नहीं? देखो तो टेंशन बदलेगा कि नहीं? तो एनएलएम में क्यों सेम होता है, समझ में आ गया? एनएलएम में इसलिए सेम होता है क्योंकि उसका मास नहीं होता है। अच्छा, मास ना हो तो फ्रिक्शन रहेगा तो भी सेम, और नहीं रहेगा तो भी सेम। क्योंकि अभी कौन सा केस लिया हूं? फ्रिक्शन है, मास नहीं है। ध्यान से, फ्रिक्शन है और मास नहीं है, तो पुली का अल्फा होगा तब भी नेट टॉर्क 0 होगा। पुली का अल्फा होगा तो भी नेट टॉर्क 0 होगा। मतलब सरप्राइजिंग, क्या सरप्राइजिंग? बिना टॉर्क के अल्फा। देखिए केवल कब संभव है? जब मास 0, इनर्शिया मतलब इनर्शिया 0। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे जो ना एक और अच्छा पॉइंट दो, ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो बताओ इस स्ट्रिंग का ए है कि नहीं? इस छोटे से पार्ट का बताओ, इस छोटे से पार्ट का ए है कि नहीं? जानते हो नेट फोर्स कितना है उस पे? 0। जानते हो क्यों? 1 बराबर ए लिखोगे तो ए तो है ही, मास 0 है तो ए 0 तो फोर्स 0। मासलेस बॉडी पे वैसे ही नेट फोर्स 0 होता है। तो मासलेस बॉडी बिना फोर्स के एक्सेलरेट होती है, मनमाना। और इसी पे काम चल रहा है सुपर कंडक्टिविटी पे। सुपर कंडक्टर जानते हो क्या? क्यों अलॉय खोज हो रही है? ताकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो करे। बिना पावर सोर्स के ही करंट फ्लो होगा, बिना सोर्स के ही, बिना पावर के ही करंट फ्लो होगा। और सोचिए कितना टाइम और कितना एनर्जी सेव होगा, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी, और कितना फास्ट होगा। इनफाइनाइट करंट लाइक ये तो मैं आपको ऐसे ही बस एक हिंट दे दिया कि ये बहुत बर्निंग टॉपिक्स है सर, इस समय ज्वलन टूटता है। तो अच्छा हाँ, तो ये कितना है जोड़े आप लोग नहीं? अच्छा ये समझ में आया आप लोगों को? ये होगा अच्छा हाँ, आई की जगह रिंग, स्फीयर, डिस्क, कुछ भी हॉलो स्फीयर, सिलेंडर यही रखेंगे, नया तो कुछ रखेंगे नहीं, ये वाला ऐसे रहेगा। एक तो ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना था। जल्दी से बताओ रिजल्ट कितना है, जल्दी बताओ। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A? m2 minus m1g by सही है? अच्छा अल्फा बताओ, A by R। आई थिंक मैं कहूँ कि इसमें टेंशन कितना हो, तो कैसे आएगा बताओ? कोई कहे कि दोनों रस्सी में जिस पार्ट से M1 हैंगिंग है उसमें टेंशन बताओ, जिस पार्ट से M2 हैंगिंग है टेंशन बताओ, तो कहां से आएगा मालूम है? मैं बताता हूं। ये A की वैल्यू यहां रख लोगे तो T2 आ जाएगा, यहां रख लोगे तो T1 आ जाएगा, और T बराबर T1 प्लस T2 प्लस यहां रख लोगे तो इसमें टेंशन आ जाएगा। सारा चीज मान लो और डेटा देके सब में पल्स जनरेट करके पूछा जा सकता है। इसमें पल्स, इसमें पल्स, इसमें पल्स, स्पीड बताइए। होगा? ये नहीं सकता। कितने बजे पढ़ाना आपको? 11:10 तक। 11:50 तक पढ़ाना था। लेट भी तो आया था। अरे ये खत्म कर लेते हैं यार। आगे नहीं हुआ ये वाला सुनो। अच्छा ये देखो, अरे ये वाला सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि जितना ही ये नीचे जाएगा, जितना ही ये नीचे जाएगा उतना ही स्पीड चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन अभी भी वैसे ही एनएलएम की तरह है, रोटेशनल में भले आ गया हो,
कितने तेज में लड़ेगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक ये उछलेगा, कहाँ तक जाएगा, ये सारे क्वेश्चन पॉसिबल है। और कहीं और जरूरत पड़ेगी इसमें इसी तरह का एक्सप्रेशन में तो जो लिखे थे वही करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स, इसकी वैल्यू यदि इस तरह से दे दी जाए, लेकिन मैं कह दूं कि फिक्स है ये, फिक्स्ड, ये रेडियस आर, तो आपको बताना था कि इसके वैल्यू भी इसके ये वैल्यू न्यू है, तो बताना ये है कि इस समय एक्सेलरेशन कितना है इधर, ये फिक्स है। अच्छा है, यदि मैं कहूँ कि ये भी आप कर सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क कितना है, e टू द पावर में जाएगा, लॉग में आएगा। अच्छा, सोचने में नहीं कर रहा हूँ, अरे बहुत हल्लुक है, हल्का मतलब लोग लगाओगे ये बहुत आसान है। अच्छा, कि एक्सप्रेशन कैसा आने वाला है, लॉग एक्सपोनेंशियल। तो फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ होमवर्क ही है। तो एक लिख लो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स of torque, find torque of frictional force, find torque of frictional force। मासलेस स्ट्रिंग को मासलेस लेना है और आसान। अच्छा, किस बात की दिक्कत है आप लोगों को समझ में? किस बात की दिक्कत है? किस बात की दिक्कत है? देखो, नॉर्मल जीरो, नॉर्मल कोड पढ़ के सबसे ज्यादा यहाँ फिर घर करके फिर जीरो ऐसे। तो क्योंकि नॉर्मल वैरी कर गया पूरे सरफेस पर, और क्योंकि सरकने वाला केस मान के चल रहे हैं इसीलिए ये माने हैं। तो जो म्यू एन लिखना है, म्यू डी एन, म्यू एन, अब दिक्कत हो गई, क्योंकि अब ऐसा नहीं ना, म्यू एन तो होता है लेकिन एन नहीं मालूम ना। देखते हैं कितने लोग इसको ट्राई करके आते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।